दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छे से गुज़रा होगा। हमारी सीरीज़ चल रही है चमाला वैली के आदमखोर के बारे में। सेकंड एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे जो एंडरसन साहब हैं, ये दरख्त पे बैठने का इंतखाब करते हैं ताकि जैसे ही वो बाघ यहाँ पे आए इसको ये मार सकें, और इसके वेट में यहाँ पे दरख्त पे चढ़ के बैठ जाते हैं क्योंकि इनको यकीन होता है कि जो बाघ ने उस बछड़े को मारा था और उसको पत्तियों के नीचे ढाँप दिया था, इसको ये खाने वापस ज़रूर आएगा। और इसी इंतज़ार में अब ये दरख्त पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ये रेडी हैं, पोजीशन पूरी बनाई हुई है, इनके हाथ ट्रिगर को मज़बूती से थामे हुए हैं और बस इंतज़ार है इस बाघ के आने का। नज़रें इन्होंने गाड़ी हैं उसी पत्तों की ओर जहाँ पे जिसके नीचे वो बछड़ा जो है मौजूद है, और कैसे ही बस बाघ आए तो उसको मार दें। इतनी देर में इनको काफ़ी देर के बाद सरसराहट सी महसूस होती है पास की झाड़ियों में, और इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि शायद बाघ अब आने वाला है। और इनको उन्हीं झाड़ियों में से एक डियर के बोलने की आवाज़ ही हल्की सी आती है। वैसे तो अमूमन जब डियर बोलता है तो कई बार बोलता है, लेकिन ये आवाज़ बस छोटी सी ही थी। तो इनको लगता है कि शायद डियर यहाँ पे कुछ जो है वो चलता फिरता आ गया है। लेकिन जैसे ही ये मज़बूती से अपने आप को उसी और अपने कानों को लगा के सुनते हैं, तो इनको एक और बार वो हल्की सी आवाज़ डियर के बोलने की आती है। अभी ये बस थोड़ा सा इजी ही होते हैं कि ये तो अभी बाघ नहीं आया, कोई डियर यहाँ पे आ गया है, कोई हिरन यहाँ पे आ गई है। तो एकदम से इसी झाड़ी में से जो है वो बाघ निकल के अपने उसी बछड़े की ओर जा रहा होता है जहाँ पे उसने उसको छुपाया होता है। ये मंज़र देख के इनको यकीन नहीं आता अपनी आँखों पे कि कैसे ये बाघ था जो कि डियर की हल्की सी आवाज़ निकाल रहा था, और वो बाघ उसी बछड़े के पास जाके उन पत्तों को साइड पे करके उसको अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये संभल जाते हैं और अपने हाथों को मज़बूती से थाम लेते हैं इन्हीं बंदूक के साथ, और ट्रिगर के ऊपर हाथ है और निशाना बांध लिया इसी बाघ का, और बग़ैर किसी वक्त को ज़ाया किए बग़ैर ये अपने निशाने को बिल्कुल ठीक जगह पे मारते हैं और फायर कर देते हैं। इसी फायर के साथ ये बाघ कूद के गिरता है एक बार ज़ोर से, और दूसरे फायर में बिल्कुल ही ढेर हो जाता है। कुछ देर ये बाघ का इंतज़ार करते हैं कि कहीं वो मज़ीद अभी उसमें दम ना हो या उठ ना बैठे दोबारा से, ताकि तस्दीक हो के ही ये नीचे उतरें। जब इनको तसल्ली हो जाती है तो ये पेड़ से उतरते हैं और उसकी तस्दीक कर लेते हैं कि ये बाघ अब मर चुका है। बस अब क्या था, अब एंडरसन साहब अपना काम मुकम्मल कर चुके थे और इस बाघ को मारने के बाद अब वापसी करनी थी उसी जीप की तरफ जो ये जंगल के शुरू में पोलीबूनू के एंड होने पे ही अपनी जीप को छोड़ आए थे। अब ये अपना सफ़र जल्दी जल्दी वापसी की तरफ तय करते हैं क्योंकि बस रात काफ़ी हो गई है, और टाइम से जीप के पास पहुंच के जो कि 4 मील दूर खड़ी है अपने बंगलों की तरफ चले जाएं। घना जंगल है, रात की अंधेरी भी छा गई है। बस एंडरसन साहब हैं जो कि अब चले जा रहे हैं अपनी जीप की ओर, अपनी गाड़ी की ओर, क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ तो होता ही है इस घने जंगल का, कहीं किसी और जानवर से सामना ना हो जाए तो फिर क्या करेंगे। अब ये क्या करते हैं कि जो रास्ता चुनते हैं वापसी का, वो इस नदी के किनारे किनारे से करते हैं ताकि ये क्लियर तरीके से विजिबिलिटी के साथ बगैर किसी झाड़ियों के दुश्वारी के अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और ये फिर भी बताते हैं कि ये कैसे कभी किसी टहनी के साथ या कभी किसी और स्लिपरी कीचड़ के साथ गिरते पड़ते, कई बार उठते बैठते ये अपने मंजिल तक, अपनी जीप तक पहुंच जाते हैं। और अब जीप स्टार्ट करके ये सफ़र रवाना कर देते हैं अपने डाक बंगलों की तरफ। अब सफ़र के दौरान इनके जहन में मुख्तलिफ़ बातें आ रही होती हैं कि आया कि जो मैंने ये बाघ मारा है ये वाकई वही आदमखोर था या कहीं ये कोई और बाघ तो नहीं था, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें इनके जहन में दौड़ रही होती हैं। अब ये इनको कन्फर्मेशन, कोई तस्दीक तो थी नहीं, क्योंकि इनके जहन में यही होता है कि अगर तो वो आदमखोर बाघ होता तो वो आदमखोर बाघ इंसानों को देख के उस इलाके को छोड़ देता है, वो इतना
तेज़ होता है, शातिर होता है, चालाक हो गया होता है, वो वापस पलट के नहीं आता। वापस पलट के जो बाघ अपने शिकार पे आएगा, किसी बछड़े पे या किसी बकरी पे, वो आदमखोर नहीं होगा। वो सिर्फ़ जानवरों को मार के खाने वाला ही बाघ होगा, जो कि एक नॉर्मल रूटीन का बाघ होता है। ये सब चीज़ें इनके जहन में दौड़ रही थीं। बस कहीं न कहीं ये खटका था कि वो बाघ काश आदमखोर ही हो। ये पहुँचते हैं अपने फॉरेस्ट बंगलो और रात बिता के आराम करके सुबह उठते हैं। सभी बाकी मज़दूरों और गांव वालों को लेके उस जगह पे आते हैं। उस बाघ की बॉडी को रिकवर करके ये लोग चले जाते हैं अपने गांव। यहाँ पे अब एंडरसन साहब यहाँ पे सबको बता देते हैं कि अगर फिर भी किसी बाघ के हमले की तुम्हें इत्तला मिले कुछ दिनों में, कि अगर उसने किसी और आदमी के ऊपर या किसी और महिला के ऊपर हमला किया है तो मुझे बता देना, ताकि मैं फ़ौरन ही यहाँ पे आके दोबारा से कार्रवाई शुरू कर दूँगा। इस तरह तस्दीक हो सकेगी कि हमने जिस बाघ को मारा है वो आदमखोर है या नहीं। गांव वाले भी और बाकी आसपास के सभी लोग खुश होते हैं कि चलो हमें इस आदमखोर से छुटकारा मिल गया, और कहीं ना कहीं एंडरसन साहब भी। अब एंडरसन साहब वापस पहुंच जाते हैं बेंगलोर और अपनी रूटीन के कामों को शुरू कर देते हैं। तकरीबन 11वें रोज़ इसी इलाके में, पोलीबूनो के इलाके में और बाकी इन्हीं सब जंगलात के इलाके में एक कोहराम सा दोबारा मच जाता है। एक महिला जो कि जंगल में लकड़ियाँ काटने गई होती है, वो अपनी लकड़ी की जो गांठ होती है उसको बांध के अभी उसको उठाने ही जा रही होती है कि आदमखोर बाघ उसके ऊपर हमला कर देता है, और जैसे ही हमला करता है उसको अपने दांतों में दबोचता है और भागने की करता है। इसी महिला के साथ जो उसकी एक सहेली पड़ोस की गांव वाली गई होती है, वो इसकी चीखों पुकार सुन के इस बाघ को देख लेती है और फ़ौरन से भागती है अपने गांव की ओर। गांव पे जैसे पहुंचती है तो एकदम से सुन के सब परेशान हो जाते हैं और फ़ौरन ही ये पैगाम आगे नागापटला पहुंचाया जाता है, जहां से नागापटला से आगे फ़ौरन ये पैगाम, ये रसाई बेंगलोर एंडरसन साहब तक पहुंचाई जाती है कि उस बाघ ने एक और हमला कर दिया और एक महिला को मार दिया है। जैसे ही एंडरसन साहब इस खबर को सुनते हैं, जो कि इनको मिलती है अपने एक फ्रेंड की तरफ से, जो कि यहाँ के तहसीलदार के साथ राब्ते में होते हैं, तो फ़ौरन ही बेंगलोर से वो निकल पड़ते हैं वापस चमाला वैली की तरफ, ताकि बर वक्त पहुँच के अपने इस बाघ को मारने की कार्रवाई की जा सके। चमाला वैली पहुँच के अपने फॉरेस्ट बंगलों में ये स्टे करते हैं और सामान रखते साथ ही निकल पड़ते हैं उसी जगह की ओर गांव वालों के साथ, जहां पे उस बाघ ने इस महिला के ऊपर हमला किया था। ये वहां पे जाके देखते हैं कि जो गांठ है वो वैसे की वैसे ही पड़ी है, क्योंकि डर और खौफ के मारे कोई गांव वाला इस इलाके में आया ही नहीं। ऐसी दहशत थी, ऐसा खौफ था इस आदमखोर का। वो देखते हैं कि वैसे ही गांठ पड़ी है और कुछ ही दूर उस महिला के खून के निशानात हैं, जो कि आगे गहरे जंगल में जा रहे हैं। काफ़ी सर्च करने के बावजूद भी इन गांव वालों को और एंडरसन साहब को उस महिला की बॉडी नहीं मिल पाती, क्योंकि इस बाघ का ये अजब ही कार्रवाई थी कि वो पूरा का पूरा बंदा या इंसान मुकम्मल तौर पर खा लेता था। वो एक ऐसा हवस था उसको आदमखोरी का, कि बस कुछ ना पूछिए, वो बिल्कुल भी कोई निशान पीछे छोड़ता ही नहीं था। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद जो एंडरसन साहब होते हैं, ये परेशान होते हैं कि अब इसको मारने की कोई और प्लानिंग भी साथ साथ करनी पड़ेगी और जल्दी इस पे अमल करना पड़ेगा। तो एंडरसन वापस फॉरेस्ट बंगलो आते हैं और ये सोचते हैं कि जो पहले हमने 4 बछड़े बांधे थे, जिसमें से एक तो मारा गया था, तो 3 अभी भी मौजूद हैं। इन तीनों को वापस मैं उन्हीं 3 जगहों पे वापस बांधता हूँ और उम्मीद करते हैं कि इस बार हो सकता है कि वो इनमें से किसी के ऊपर हमला करे। तो इसी तरह वापस वो इन बछड़ों को उन्हीं जगहों पे वापस बांध देते हैं, जिसमें से पोलीबूनो, अंबल मैरू और तीसरी जगह जो कि तीसरी डायरेक्शन में होती है। अब 3 मुख्तलिफ बछड़े बांध दिए जाते हैं। एक रात गुजरती है और अब ये नेक्स्ट डे वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए कंडीशन के आखिरकार किसी बछड़े के ऊपर हमला हुआ। तो ये देखते हैं कि तीनों के तीनों बछड़े सही सलामत मौजूद हैं और अपने आराम से खा पी रहे हैं, जैसे कि उनकी खूब सेवा की जा रही हो एक गेस्ट हाउस में। अब ये इस आसपास एरिया का जायज़ा लेते हैं तो इनको एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज़
नज़र आती है, और वो ये होती है कि जो पोलीबुनु के जंगल में बछड़ा बांधा होता है इन्होंने, उसके पास एक पग मार्क से इनको पाँव के निशान नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल ताज़े होते हैं। और ये देख के ये हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि कैसे वो बाघ इस बछड़े के पास से चला गया, लेकिन उसने इस बछड़े को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना मारा ना खाया, जिसका मतलब अब साफ था कि वो आदमखोर बाघ ही था, क्योंकि वो आदमखोर बाघ था जिसको आदमखोरी का, इंसान मार के खाने की आदत पड़ चुकी थी। सोचिए दोस्तों कि वो कैसा आदमखोर था कि उसने उस बछड़े को मारना भी पसंद नहीं किया, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। उसको तो सिर्फ चाहिए था एक आदम, इंसान, महिला या मर्द, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस हो इंसान, ताकि वो अपनी भूख को, हवस को मिटा सके। तो एंडरसन क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं क्यों ना इसी जगह पे वेट करता हूँ, लाजमी अगर ये बाघ यहाँ से गुज़रा है तो ये वापस भी इस जगह से ज़रूर जाएगा। वो कहते हैं गांव वालों के तुम लोग चले जाओ और मैं यहीं पे इस बछड़े के पास किसी पेड़ के साथ ही वेट करूँगा। लेकिन जो आसपास के पेड़ होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि किसी पेड़ पर चढ़ के बैठा जा सके, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं चढ़ाई में। तो ये डिसाइड करते हैं कि मैं किसी पेड़ के तने के साथ लग के बैठ जाऊँगा, कमर टिका के, और इंतज़ार करूँगा। जैसे वो यहाँ से गुज़रेगा तो मैं उसको मार दूँगा। इनको ये इस चांस का पूरा अंदाज़ा होता है, यकीन होता है कि वो यहाँ से वापस ज़रूर आएगा। अब पूरे जोश और जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ एंडरसन बैठ गए हैं अंधेरी रात में इस गहरे जंगल में। साथ है तो बस उस बछड़े का, साथ में झिंगरों की आवाज़ का, जंगल की आवाज़ों का, और अंधेरी छा गई है। अब कहीं ना कहीं अंधेरी छाने के बाद इनके दिल में एक डर और खौफ तो होता ही है, क्योंकि ये पेड़ पे तो है नहीं, ये ज़मीन पे मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और एकदम से ख़दशा यही है कि कहीं बाघ मुझे पीछे से हमला ना कर दे, कहीं साइड से हमला ना कर दे। लेकिन एक सहारा है, वो सामने बैठा हुआ जो बछड़ा है, कि अगर हुआ तो बाघ ने उसके ऊपर हमला किया तो हो सकता है कि मेरी तरफ ना आए, और वैसे भी उसने मुझे चलते हुए देखा नहीं तो मुझे कैसे जान पाएगा मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो ये बातें सोच के एंडरसन अपने आप को तसल्लियाँ भी दे रहे होते हैं। और रात की इस मौके पे ऐसी ठंड और ओस गिरती है कि जो बंदूक होती है वो बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है, उसकी जो नली होती है बंदूक की वो बिल्कुल ऐसी ओस से भीगी होती है। इसी तरह इनके हाथ भी जो ट्रिगर पे ऊपर मौजूद होते हैं हर वक्त, वो भी ठंडे पड़ चुके होते हैं और अकड़ने वाले होते हैं। ऐसी सख्त कंडीशंस में और डर और खौफ के साथ ये एंडरसन ही थे कि हिम्मत जुटा पाए और वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे पूरी बहादुरी के साथ जमे रहे। लेकिन पूरी रात गुजर जाती है और उनको किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई सरसराहट या आवाज़ महसूस नहीं होती। ये वेट करते हैं सुबह तक, और जैसे ही रोशनी निकलती है तो ये यही डिसाइड करते हैं कि यहाँ से अब जाना चाहिए, ताकि रेस्ट करके फिर वापस कोई नया प्लान तैयार किया जाए। रोशनी निकलते साथ ही ये सुख का सांस लेते हैं और फ़ौरन ही उठ के चल पड़ते हैं, उसको गुड बाय कह के। वो जो बछड़ा वहाँ बांधा होता है उसको तो मज़े थे कि खाना भी मिल रहा था और आराम से बैठा था। तो अब ये चल पड़ते हैं वापस अपने फॉरेस्ट बंगलो की तरफ। वहाँ जाके कुछ रेस्ट करते हैं और दोपहर में कुछ उठने के बाद नाश्ता पानी मुकम्मल करते हैं। अब ये अपने इस फॉरेस्ट बंगलो के आंगन में बैठे कुछ धूप सेक रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं कि एकदम से इनके पास गांव से हाँफता काँपता, दौड़ता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ एक किसान भागता आ रहा होता है और शोर मचा रहा होता है कि मेरे भाई को बाघ उठा के ले गया, मेरे भाई को बाघ उठा के ले गया, साहेब साहेब आप जल्दी चलिए, आप जल्दी चलिए। साहिब के कानों में ये आवाज़ें पड़नी थीं कि साहिब फ़ौरन ही अलर्ट हो जाते हैं और एंडरसन साहिब अपनी तैयारी मुकम्मल करके राइफ़ल पकड़ के उसके साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही आगे पोलीबुनु के जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो माता जी होती हैं लड़के की, वो खूब रो रही होती हैं और अपने आप को पीट रही होती है कि कैसे वो आदमखोर मेरे बेटे को उठा के ले गया, साहिब मेरे बेटे को उठा लाइए, किस तरह बचा लाइए। तो वो जो दूसरा भाई होता है जो इन्हें बताने आया होता है कंडीशन के बारे में, वो इन्हें बताता है कि हम दोनों अपने खेत में काम कर रहे थे कि बाघ एकदम से मेरे भाई के ऊपर हमला करके उसको गहरे जंगल में ले गया है नदी की ओर,
और मैंने इसको देखा और मैंने देखा कि बाघ ने उसको कंधे से पकड़ा और वो भागता जा रहा था और मेरा भाई ज़िंदा था। वो चीख रहा था, बचाओ बचाओ, लेकिन मैं क्या करता, मैं कुछ ना कर पाया। और मैं फ़ौरन अपने बाघ को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए इस बाघ से आपके पास दौड़ा चला आया कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। चलें साहिब, अंदर गहरे जंगल में चलते हैं। तो एंडरसन साहब अब फ़ौरन ही इस लड़के के साथ आगे गहरे जंगल में चले जाते हैं। जंगल से जैसे ही रास्ता नदी की जानिब जाता है तो इनको क्लियरली उस बाघ के पग मार्क्स दिखाई देते हैं जो कि वो यहीं से गुज़रा था। और ये फ़ौरन उसके भाई को कहते हैं कि तुम यहीं तक रहो, तुम अब वापस चले जाओ, आगे ख़तरा हो सकता है, क्योंकि उसके पास अपना निशाना है, उसके पास भोजन है, और जब भोजन उसके पास होगा तो वो बहुत आक्रामक हुआ होगा, एक अटैकिंग पोजीशन में होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालो। आगे एंडरसन खुद ही अकेले जाते हैं और नदी किनारे होते होते इसके पाँव के निशानात को फॉलो करते हुए इसका पीछा करते हैं। ये देखते हैं कि आगे जाके एक जगह पे बहुत सारा खून इन्हें जमा हुआ मिलता है। तो फ़ौरन इनको वो बात याद आती है उसके भाई की कि उसने उसको कंधे से पकड़ा हुआ था और वो बोल रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ। तो लाजमी उसके चिल्लाने की वजह से, हाथ पाँव मारने की वजह से ये परेशान हुआ होगा और इसने उसको ज़मीन पर रखा होगा और फिर उसकी गर्दन दबोच के उसको उठा लिया होगा, जिसकी वजह से सारा खून निकला होगा। ये वो सब चीज़ें होती हैं जो ये शिकारी हजरात एक एक सेकंड की बातों को फ़ौरन जांच लेते हैं और इनको आइडिया होता है कि जब बाघ पकड़ता है तो कैसे खून निकलेगा और उसके बाद अगर वो उसको कहीं छोड़ेगा तो ज़्यादा खून निकलेगा। इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हुए ये फ़ॉलो करते हैं उसके मार्क्स को और आगे जाते हैं और उसका पीछा करते हुए एक मकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनको सरसराहट महसूस होती है उस बाघ की। साथ साथ इनको उसी जो नदी किनारे मिट्टी होती है, लकीर भी नज़र आती है, घसीटने के निशानात नज़र आते हैं, जैसे कि उस लड़के के पाँव जो है वो रगड़ते जा रहे होंगे और वो लकीर बनती जा रही थी, लेकिन उस आदमखोर ने उसको जकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ था और वो उसको लेके आगे गहरे जंगल में जा रहा था। तो एक मकाम पर जब ये पहुंचते हैं और इनको लगता है कि इसी जगह पे शायद बाघ मौजूद है, तो ये जैसे ही थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, ज़ोरदार गुर्राहट की आवाज़ आती है जो कि सिग्नल दे रही होती है कि आदमज़ाद अब मज़ीद मेरे करीब ना आना, एक को तो मार चुका हूँ, दूसरे को भी मार दूँगा। और शायद यही बस एक चेतावनी देने के बाद वो मज़ीद आगे झाड़ियों में जल्दी जल्दी आगे निकल जाता है। अब एंडरसन साहब भी मज़ीद थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कैसे ये बाघ अभी फुल अटैकिंग पोजीशन में है और ये भूखा है और इसको अपना भोजन खाने देने की ख्वाहिश है। तो फ़ौरन ही एंडरसन अब थोड़ा दबे पाँव बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ते हैं कि किसी भी तरीके से ये बेस्ट अभी यूटिलाइज़ करने का टाइम है। अगर ये मौका निकल गया तो शायद फिर दोबारा मौका ना आ पाए। अब बहुत ही दबे पाँव चलते हुए आगे जब ये झाड़ियों के पास पहुंचते हैं तो एक ऐसा मकाम आता है जहाँ थोड़ा सा टीला बना होता है, ऊंची जगह होती है नदी किनारे मिट्टी की। ये जब उसके ऊपर से चढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो इनको अपनी आँखों पर यकीन नहीं आता। वो बाघ वहाँ पे उसी लड़के को अपना निशाना बना रहा होता है और उसको खा रहा होता है। यही खाते खाते उसकी नज़रें एंडरसन के साथ चार हो जाती हैं। वो एंडरसन को देख रहा होता है और एंडरसन उसको देख रहे होते हैं। बस अब क्या था, वो समझ गया था कि इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, मुझे खाना नहीं खाने दे रहा। तो वैसे ही एक गुर्राहट निकालता है और फ़ौरन ही अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है एंडरसन की ओर। यह एंडरसन साहब जो कि आए थे इसको मारने के लिए और बिल्कुल वो शिकार अब सामने था, आदमखोर सामने था। अब कोई शक व शुबा नहीं था कि ये वही आदमखोर है, क्योंकि इसने उस लड़के को मारा हुआ था और उसको अपना निशाना बना रहा था, अपना निवाला बना रहा था। एंडरसन भी फ़ौरन ही निशाना लेके एक ज़ोरदार फायर करते हैं इस बाघ की ओर, आदमखोर की ओर। वो गोली लगती है इस आदमखोर को और अपनी फुल जान के साथ ये हिम्मत नहीं हारता और फ़ौरन आगे चार्ज करता है, भागता है एंडरसन की ओर। एंडरसन अब परेशान इन चंद सेकंड्स में अपने पूरे होशो-हवास को काबू रखते हुए खोते नहीं हैं और मज़ीद 2 से 4 फायर और करते हैं। जैसे ही वो बाघ इनकी ओर बढ़ता है, उसको ये फायर भी लगते हैं और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता हुआ वो आखिरकार इनके कदमों से कुछ ही दूर आके ढेर हो जाता है, गिर जाता है। एंडरसन की भी जब जान में जान आती है, सांस में सांस आती है कि बस कैसे ही
ये किस तरह ये बाघ बस गिर पड़े और वो आखिरकार गिर ही जाता है। क्योंकि जो पहला फायर किया था एंडरसन ने, वो तो पूरे होशोहवास में किया था जो उसको लगा था, लेकिन क्या मालूम था वो इतना उतावला होगा, इतना गुस्से में होगा, आक्रामक होगा कि वो इनकी ओर चार्ज करेगा पूरी जान के साथ। और जो बाकी 3 से 4 फायर ये मज़ीद करते हैं वो तो बस अपनी जान बचाने के लिए होते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन उन फायर करते हुए कोई होश नहीं होता, बस एक भरोसा होता है ऊपर वाले का। लेकिन आखिरकार इनका तजुर्बा, इनकी हिम्मत, इनकी सलाहियत इनको हमेशा ही सपोर्ट करती है और साथ देती है। और वो बाघ आदमखोर जिसने सबको चमाला वैली में परेशान किया था, इनके कदमों में आके ढेर हो जाता है। एंडरसन अब ये 5-6 गोलियां चलाने के बाद कुछ होश में आते हैं और फ़ौरन ही जो साथ नदी होती है वहाँ पर जाके मुँह हाथ धो के कुछ फ्रेश होते हैं और चल पड़ते हैं गांव की ओर। गांव वाले भी सारे ये 5 से 6 जो फायरों की आवाज़ होती है सुन के अब इनको यकीन हो चुका होता है कि कहीं ना कहीं वो आदमखोर चला गया और एंडरसन ने हमें इस आदमखोर से निजात दिला दी है। जैसे ही गांव पहुंचते हैं एंडरसन अपने फॉरेस्ट बंगलो पे, तो सबके चेहरे पे खुशी होती है और वो बताते हैं कि उस आदमखोर का मैंने अब ख़ात्मा कर दिया है। इस आदमखोर को लाया जाता है, गांव वाले उठा के लाते हैं, उसको चेक किया जाता है कि आखिर वजह क्या बनी इस आदमखोर की आदमखोर बनने की। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चोट होती है, कोई ऐसी परेशानी जो वो नॉर्मल शिकार नहीं कर पाता, तो ही आदम की तरफ बढ़ता है, इंसानों की तरफ बढ़ता है। लेकिन ये अजब एक ताज्जुब की बात थी कि इस बाघ में कोई ऐसा डिफेक्ट या कोई चोट नहीं देखी जाती जिसकी वजह से ये आदमखोर बना था। और ये बहुत ताज्जुब की बात होती है कि वो बाय चॉइस आदमखोर बन गया था। न जाने ऐसी क्या चेंजेस आई थी उसके अंदर कि उसने बाकी जानवरों को छोड़ के बस इंसानों को ही अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इस तरह दोस्तों ख़ात्मा होता है उस आदमखोर का जिसने सबको परेशान किया था चमाला वैली में, और एंडरसन साहिब ने यहाँ पे आके इन सब की जान बचाई थी। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्दी नई स्टोरीज़ के साथ, नई सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने दोस्तों को, भाइयों की हमारी स्टोरीज़ के बारे में आगाही दीजिए। अपना ख्याल रखिए। गुड डे।